नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कोशिश तो मैंने आज ये की है कि मुस्कुराहट से प्रोग्राम का आगाज़ करूं, लेकिन परसों का अफसोसनाक वाक़या उसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। जब एक नौजवान ने बेरोज़गारी से तंग आकर एक निजी शॉपिंग मॉल की गालिबन दूसरी मंजिल से छलांग मारकर अपनी जान खो दी। ये वाक़या कुछ अहम नुकात की तरफ इशारा करता है। पहला तो ये कि मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है और बेरोज़गारी से ज़्यादा लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। इस लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हुक्मरानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके साथ साथ ये एक बहुत ही मेजर पब्लिक सेफ्टी इशू और मेंटल हेल्थ सेफ्टी इशू की जानिब इशारा करता है। मैं खुद बहुत सारे निजी शॉपिंग मॉलों में जाता हूं, इंक्लूडिंग जिस शॉपिंग मॉल के अंदर ये वाक़या पेश आया। ये बहुत ज़रूरी है कि याद रखा जाए कि लोगों की पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि अक्सरियती लोगों का मानसिक संतुलन ठीक, मेरा मतलब दिमागी तवाज़ुन या ठीक नहीं है और वो नफ्सियाती हैं, लेकिन नफ्सियाती बीमारियां बहुत सी हैं और कुछ नफ्सियाती बीमारियां छोटी और कुछ बड़ी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इस लड़के को कोई नफ्सियाती बीमारी थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फ्रस्ट्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसका नेमुल बदल तलाश करना बहुत मुश्किल है। मैं बस कौम से कहना चाहूँगा कि इंसानों से आप मायूस हो सकते हैं, लेकिन मेरे रब की ज़ात से कभी मायूस मत होना। जिसने नमरूद की आग को ठंडा कर दिया, कारून के खजाने को दबा दिया, समुंदर दरिया में रास्ते बना दिए, जिसने एक मकड़ी के जरिए बड़े बड़े काम ले लिए, वो मेरा रब सब कुछ कर सकता है, ठीक कर सकता है। अपनी उम्मीद जिंदा रखो। मुझे पता है माशी हालात खराब और ज्यादा खराब होंगे, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। बस किसी तरह इस बुरे वक्त से निकलो। मसला कुछ ऐसा है कि मुल्क बहुत से बहरानों का सामना कर रहा है। इसमें से एक तवानाई बहरान है। सॉरी, थोड़ा दिल बोझल है। वो वाक़या जब बार बार सोशल मीडिया पर मैंने देखा है तो उसके बाद मेरी रूह हिल गई है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो कुछ ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है और शायद चेहरे के तासुरात भी उसी को ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप में आ जाऊं। आखिरकार इंसान हूं। बात कुछ ऐसी है कि मुल्क में तवानाई का भी एक बदतरीन बहरान है। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने मेहमान के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको अपने बारे में कह सकता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बराह रास्त मुखातिब होके, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2013 इलेक्शन का साल था। आप एक कंटेनर पर तकरीर करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि अचानक आप कंटेनर से गिर पड़े और गिरने के बाद एक अजीब सी हलचल मच गई कि खुदा न खास्ता शायद आपको कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। मैं न्यूज़ रूम में खड़ा हुआ था और मैं रोता जाऊं। बाकी लोग मुझे देखें और हैरानगी से मेरी तरफ देखकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। मुझे कहने लगे कि क्यों रो रहे हो। मैंने कहा, यार अगर ये आदमी, इसको कुछ हो गया तो मेरे मुल्क का क्या बनेगा। मैं अपने जज्बात को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, लेकिन मेरी उम्मीद, मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ जनाब आसिफ इनाम साहब शामिल गुफ्तगू हैं, चेयरमैन हैं एप्टमा सदर्न रीजन की। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। शुक्रिया। माजरत, थोड़ा जज्बात में बह गया। मेरा मौजू मुझे बार बार बताया जा रहा है कि तवानाई बहरान है।
मैं इसी की तरफ अपने आप को कोशिश करूंगा कि इसको महवर बना के आपके साथ गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा अगर बीच में फिर मैंने जैसे कहा कि मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाए या मेरी तबीयत थोड़ी बोझल हो जाए। आप और मैं इतने अरसे से इस मौजू पर बात कर रहे हैं और आप इस चीज़ के ऊपर बड़ी महारत रखते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप जायज़ा पेश करें, उतनी देर मैं अपना तवाज़ुन दोबारा से हासिल करने की कोशिश करता हूँ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो नवंबर की एक्सपोर्ट है ये 33% बढ़ी है और एवर हिस्टोरिक $2.9 बिलियन को क्रॉस कर लिया है। जी, तो ये साल का रन डाउन देखें तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिव। जनरली डायरेक्शन ऑफ कंट्री जो है वो सही सिमत में है। पेस और जो रुकावटें हैं या जिसे आप माइन फील्ड कह लें वो बेतहाशा हैं, उसको क्लियर भी होता है, कभी को फट भी जाती है। तो आपने जो एनर्जी बहरान का हम कितने प्रोग्राम पहले कर चुके हैं कि इसका कॉस्ट ऑफ एनर्जी का इशू सबसे बड़ा है। एक थोड़ा सा 4-5 हज़ार मेगावाट की हद तक तो मसला था, वो था इसका अवेलेबिलिटी का, वो ख़त्म हो चुका। अब एक लाइबिलिटी का मसला खड़ा हो गया कि जी अवेलेबिलिटी से लाइबिलिटी मोड में आ गए हम कि जी ज़रूरत 25,000 की है, 40,000 लग गए उनकी लाइबिलिटी। अच्छा, उसको एवरेज भी नहीं कर सकते, दुगने तिगने दाम पे लग गए, वो मसला अलग है। इसी तरीके से गैस के अंदर ये हुआ कि अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं या 12 साल, तो इंडस्ट्री का शेयर 55 था, डोमेस्टिक का 45 था। अब हार्डली इंडस्ट्री का जो है वो 20% शेयर नहीं रहा, 80% आपने उसको जो भी है गांव देहात या आप डोमेस्टिक कनेक्शंस में देखें। डोमेस्टिक में आपका रेट जो मेजर चार्ज होता है वो 100 रुपये या 120 रुपये है। अब आप ये समझें जो बाहर जहाज़ आके खड़ा है उसमें 3,000 रुपये की गैस है, जो वो डोमेस्टिक को देने के लिए लीक होती है वो तकरीबन 18% है, एवरेज कम आती है। तो 18% ऑफ 3,000 रुपये इज़ अबाउट 400 रुपये, और आप घर वाले से ले रहे हैं 120 रुपये, तो 400 रुपये की तो सिर्फ उसके लिए गैस लीक हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है और ये अफसोस इस बात का है कि करने वालों को भी पता था ये सब है। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जैसे लोग कौम के तौर पे नहीं बल्कि इलेक्शन या एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से किया, चाहे हारे सब करके भी, मगर एंड ऑफ द डे मुल्क तो सफ़र कर रहा है और इसको अंडू करना बड़ा मुश्किल है। आप किसी को कहें भाई तुम्हें 100 रुपये की गैस मिल रही है, अभी 700 रुपये की हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एक एनर्जी का जो है ये इशू रहेगा, क्राइसिस हमारे सामने है, लेकिन और इसका सोल्यूशन भी नहीं है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, माजी के अंदर इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू भी करते रहे, वो ये कि LNG का जो एक मेजर जिसे स्कैंडल कहा जाता है, अब ड्यू टू प्योर, मैं ये तो नहीं कहूँगा ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, पुअर प्लानिंग निकलने लगा था मुँह से, लेकिन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट अब हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली वी आर बैक टू स्क्वायर वन एंड पीपल आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इंक्लूडिंग दोज हु हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग कि भाई हमने तो सही रेट पे लिया था और अब जो है मार्केट में इसका रेट बढ़ गया। इस सवाल का जवाब आपसे लेता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आसिफ इनाम साहब की जानिब दोबारा से वापस जाऊंगा। वैसे तो इनका शोबा टेक्सटाइल्स है, लेकिन महारत के हिसाब से तवानाई के शोबे के ऊपर काफ़ी अबूर रखते हैं। और आसिफ इनाम साहब, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि चाहे साहब का वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या दीगर और अपोजिशन के अरकान हों, वो अब जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी LNG की जो भी उनकी हिकमत अमली थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब दुनिया में दस्तयाब LNG की कीमत बढ़ गई है। उस मवाजने से अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो जिन नरखों के ऊपर इन्होंने तय किया था वो ज़्यादा मुनासिब थे और देयर फॉर जस्टिफाइंग देयर एक्शंस ऑफ द पास्ट। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना तजिया? देखिए, इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था और जो इन्होंने 0.137 ऑफ ब्रेंट पे किया था जी, उस वक्त और बेहतर मिल सकती थी डील, क्योंकि उस वक्त दुनिया में गलत था और इतनी LNG के टर्मिनल लग गए थे कि लोग कहते थे कि ये तो बरसों में लगेंगे, इस पर कुछ भी नहीं होने वाला, ये और मट्टी के भाव बिकेगी। और जो मौजूदा गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म मुआहदा किया, 6 मेरे ख्याल में इन्होंने किए हुए थे और ये टेक और पे हुए कि मतलब आप लें ना लें। इन्होंने किया मेरे ख्याल में 2 या 3 कंटेनर्स का, वेसल्स का, वो 0.10 पे किया। उनसे तकरीबन कोई 30%
या 35% सस्ता। जी। तो ये तो हो गया। अब रह गए 2 जहाज़ जो आप उस पे लेते हैं अपना स्पॉट पे 2 जहाज़ लेने की वजह यह है कि आपका टर्मिनल ख़राब हो, आपकी कोई चीज़ हो, आपकी डिमांड किसी वजह से, अभी हमने कोविड में देखा कि डिमांड कम हो गई, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए आपके पास हमेशा आप 100% ऑफ द कैपेसिटी टेक और पे नहीं लेते। आपने 80% बल्कि 90% कैपेसिटी टेक और पे लिए और 2 वेसल हैं, उसका आप अभी 2 साल का भी हिसाब कर लें तो शायद आज भी हम फ़ायदे में $30 का जहाज़ डाल के भी, क्योंकि $4-4.5 में वर्सेस $10 के वो मिला है। तो 1 जहाज़ या 2 जहाज़ को कहना, आप कहीं एवरेजिंग पे बात करें। दूसरी बात यह है कि उस मुआहदे को आज तकरीबन 6-7 साल तो हो गए, 4 और तकरीबन 3-7 साल हो गए। तो उस मुआहदे में जब ग्लट था तो जो नॉर्मल एक बिजनेस साइकिल होता है कि जब ग्लट होता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। नए जो पाइपलाइन में टर्मिनल्स बन रहे थे, जो सब कुछ हो रहा था, उनकी वैल्यू हो गई, वो नहीं लगे। तो हर एक को ये अंदाज़ा था कि 5-7 साल बाद ये एक ख़ास लेवल पे आएगा। और अगर आप देखें, इन्होंने 18 सेंट की लगाई, तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट ने 4.5 सेंट पे लगाई, मगर ये अब 4.5 में भी दोबारा नहीं लग सकते। ये मेरे ख्याल में अब लगेंगे तो 5 सेंट में लगेंगे। उसने भी बॉटम देख लिया है या नियर टू बॉटम है। अब इस पे तो और लगा लेने चाहिए 4.5 में या 4.25 जो भी मिले, क्योंकि एक तो आइडियल है कि वो गर्मियों में ही वो देते हैं बिजली जब हमें चाहिए, सर्दियों में बंद खड़े होते हैं। तो ये तो आइडियल है, 1000-2000 इस वक्त ये लगाने चाहिए ताकि हवा का जोर गर्मियों में ही होता है। हाँ, सर्दियों में बंद होते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी गर्मियों में होती है जब आपको चाहिए होती है, जब हमें तवानाई की जरूरत होती है। तो और ये भी तकरीबन हर चीज़ का दुनिया में ये जब सरप्लस हो जाता है तो उसका बॉटम आउट हो जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, प्रायर कमिटमेंट्स करना क्यों ज़रूरी है एनर्जी के मंसूबों के अंदर? जस्ट लाइक प्राइवेट एंटरप्राइज, यू शुड बी एबल टू बाय एंड सेल इन, मतलब उसका जब आप टेक्सटाइल में काम करते हैं तो यू डोंट कंपेल योर बायर्स के यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज यू नो वी नीड अ सॉवरेन गारंटी और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, आप क्या कहते हैं? वो जो सॉवरेन गारंटी अगर नहीं हो ना तो फिर उनको फिर वो जो दूसरे काम हो रहे थे वो कैसे होंगे? कोई कहेगा जब मिलेंगे तो दूंगा, तो वो मसले भी आ जाते हैं ना। तो ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, नहीं, ये वजह इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होते हैं। आपसे मैं एक बात बताऊं, देखिए पहले 4-5 हज़ार तक तो आप कह सकते हैं कि जी घर को आग लगी थी, मैंने मशकों के भाव नहीं देखे। ठीक है, जब आपने आगे 15,000 या 20,000 कमिट किए हैं और इतने डबल ट्रिपल भाव पे, एक साहब ने मुझे बड़ी अच्छी मिसाल दी, सरकार में ही थे, डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी कि जी हमने, या वजीर होंगे कोई, उन्होंने फरमाया कि जी हमने तो इसलिए किया कि जी को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, आपने बहुत सही किया, मगर ये बताएं 5,000 तक तो ये बात जस्टिफाइड थी कि आपने किया, ज़रूरत थी, आपने मजबूरन करा। ये जो आगे आपने 15,000 कर दिया, ये क्यों किया? उन्होंने कहा कि जी फिर सनतें लगेंगी। मैं कहा यार, जब आपने 4 सेंट की बांग्लादेश की खरीदी भी 8 सेंट में खरीदी कि इसमें रिटर्न देंगे, तो आपने ये कैसे इमेजिन कर दिया कि कोई और पागल लोग आएंगे जो 4 की जगह 8 पे लगा देंगे, वो आपसे 2 नहीं मांगेंगे? तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कहा हाँ। तो ये सब फाइलों के पेट भर दिए जाते हैं कि जी हम 15,000 इसलिए लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होगा, 15,000 डबल भाव पे इसलिए लगा रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन आपको फाइल में ही मिलेंगी कि आप उसका फोरेंसिक कर लें तो थोड़ी देर में, मगर अब क्या है, लकीर पीटने वाली बात है ना, वो तो वो जो हो चुका। अब यह है कि जैसे आपने बताया कि अभी मामला थोड़े फ़र्क हैं, तब सिचुएशन बेस्ड तब भी गलत ही समझा। देखिए आज भी आप एक बात समझे, देखिए कि वो ये कह रहे हैं ना कि देखें हम तो बड़े दूरंदेश थे, हमने पहले से सोच लिया था कि ऐसा होगा। आई डोंट नो, कहा तो उन्होंने यही है ना कि हम बड़े दूरंदेश थे भाई, देखो ये हुकूमत फंस गई आगे। आप अभी तक का देख लें, मेरे ख्याल $3-4 बिलियन का तो मुल्क को नुकसान हो ही चुका होगा आज तक। अब आगे कभी जब फायदा होगा, जबकि जब देखिए साल का हिसाब करेंगे ना, अब एक कंटेनर का तो हिसाब नहीं करेंगे। तो आपने $4 पे लेके इनके जिम्मे मतलब कोई 12 बिलियन की डिमांड तो नहीं निकाल दी थी इन्होंने, नुकसान हुआ तो कौन से पैसे भर दिए जो ये। डू यू सी ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन नाउ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा नहीं, देखिए ऑयल में भी वही साइकिल आया है कि चूंकि ऑयल को बहुत हेट किया गया, ऑयल के साथ बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ है। तो बल्कि जो और दूसरे इदारे हैं, जैसे मैं कई इन्वेस्टमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, वो तो 120 और 180 वगैरह की बात करें। अगर वो भी ना माने, इवन 100-110 हो जाए तो हमारा तो मतलब। अच्छा, इन द लॉन्ग टर्म आपके साथ एक जनरल डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि आप इस शोबे को जानते भी हैं, समझते भी हैं। जो मैंने चंद प्रोग्राम किए इसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, और बिलखुसूस कि पेट्रोलियम और इस तरह की जो मिलती जुलती हाइड्रोकार्बन्स हैं, दुनिया के अंदर इनका जो रिज़र्व है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो ऐसे श्रिंक हो रहा है।
और दे आर अवेयर के इन ए फ्यू ईयर्स टाइम, व्हेन आई से अ फ्यू ईयर्स इन द लॉन्ग टर्म, यू नो दे आर ऑलरेडी प्लानिंग आफ्टर वन लाइफ टाइम oil or other hydrocarbons will be finished. Is it true? They are saying in one lifetime, like Pakistan's reserves, if we tap all of them, we can't even fulfill 2 years of our need. So that means कि अगर हमारे जैसा मुल्क, and we are rated somewhere below 40 when it comes to proven oil reserves, so this thing is shrinking. We have to recognize the fact that there will be a time when oil will be finished. Yeah, I don't think so that time will come. But आप ये समझें कि एक पीक ऑयल थ्योरी आई थी कि ये दुनिया में पीक ऑयल जो है, पीक जो प्रोडक्शन है वो 2007 में बड़े मशहूर हुए थे एक एज फंड वाले के जी, उन्होंने पीक ऑयल की थ्योरी दी थी। वो पीक ऑयल आया, चला भी गया, वो 120-50 चक्रों में हो गया। उसके बाद नई टेक्नोलॉजीज निकल आई जिन्होंने मतलब जिसमें शेल, फिर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग आ गई। तो अब आप ये देखें कि हमारे कितनी रिडंडेंट फील्ड्स हैं जिसको आज 20 साल हो गए, बाद हुए दोबारा से टैप कर सकते हैं, टैप कर रहे हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि दीज रिजल्ट आर डेफिनेटली फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, मगर ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी विल हेल्प के आप ये कहेंगे जी 50 साल में, हाँ इनकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। तो आपने कहा कि दुनिया में तासुर ऐसा पैदा हो रहा है कि ये अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। विंड पावर में अब आप देखें कि विंड में मैंने खुद देखा था, अभी विंड का बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है, उसने कहा कि अब ये कोल और ऑयल वगैरह से इतना कॉम्पीट कर रहा है कि हमें अब सस्ता बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात और है वो किसी गलत फहमी में हो कि वो नहीं बेचेंगे तो पता चलेगा कि जी दूसरे ममालिकों ने उनकी जगह ले ली। कॉम्पिटिशन तो अपनी जगह है और इसमें अभी और बहुत इनोवेशन वगैरह हो रही हैं। तो इसमें सिर्फ एक ख़राबी होती है कि ये सर्टन टाइम पे अवेलेबल होते हैं। भाई सोलर है वो सिर्फ दिन में होगा, तो अनलेस दे हैव अ एडिक्वेट बैटरी बैकअप या आपका डुअल सिस्टम हो तो ये 10-20% तक तो इंजेक्ट हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा आप समझें कि जी पूरा मुल्क ही सोलर पे। सबसे रिन्यूएबल जो आपका इजीली है और डिपेंडेबल है वो हाइड्रो है, उस पर हमारे मुल्क में खासा काम हो रहा है, उस पर और भी हो सकता है। फिर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं जो अब होने जा रहा है इंशाल्लाह। ये जी तरबेला से ऊपर 2 डैम बन रहे हैं, तो एक का पानी दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, अब उसके नीचे भी 2 बन जाए तो चौथा, पांचवा, तो उससे उसकी जो अवेलेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत चेंज हो जाता है। तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि अभी भी हमारे पास गुंजाइश मौजूद है वहाँ पर बहुत मजीद काम करने की? बहुत मेरे ख्याल में जितना हम कर रहे हैं उसे 10 गुने तक की पोटेंशियल मौजूद है। उसमें भी टेक्नोलॉजी चेंज बहुत आई है। न्यूक्लियर में आप देखें कि कराची में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू है 1100, तो उसके बाद आपके तकरीबन कई के गैस प्लांट ऑलमोस्ट बंद हो गए, दूसरा चालू होगा। अब आपको ऑयल से आप आज़ाद हो गए कि जी ऑयल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे 8-10 प्लांट और लगने चाहिए। आपका शेयर भी बहुत कम है, इसका कम है। आप न्यूक्लियर इंक्रीज कर सकते हैं, हाइड्रो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वो असल में उसमें हम बड़े लेट लतीफ़ रहे जब दुनिया उस पर कैपिटलाइज कर रही थी। और यू ऑब्वियसली नो कि हम जौहरी ताकत हैं और साथ साथ जो है वो अमन, मेरे ख्याल से पीसफुल न्यूक्लियर पावर को तो आप कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको वो ना करें। नहीं ऐसा नहीं है, आप पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस गहरी बात है। हाँ गहरी बात है, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। अब थोड़ी नज़र मेरे ख्याल पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी डाल लेनी चाहिए क्योंकि वो बड़ा ही अहम मौजू है। तो थोड़ा इंडस्ट्री यानी सनत, तिजारत और मईशत का ताल्लुक़ और रब्त बनाकर पेश करते हैं आपके सामने। बात यह कि एप्टमा के सदर्न रीजन के चेयरमैन होने के नाते आसिफ इनाम साहब, टेक्सटाइल वालों को अब तो मुतमईन हो जाना चाहिए। मैंने सुना है 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है और पूरे तरीके से तेल में नहा रखे हैं आप लोग। तो ये मुझे बताएं कि अब इतना आप लोग फ्लरिश कर रहे हैं, इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि हुण से आराम आया है ना, कि अभी भी नहीं। जी देखिए तो रिजल्ट बता रहे हैं आप, देखें माशाल्लाह एक्सपोर्ट नंबर्स तो आप लोग अच्छे हैं, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट नंबर अच्छे हैं। दूसरे ये कि अगर टेक्सटाइल वालों ने 2 पैसे भी कमाने हैं तो 4 लगा देना। हम तो खुश होते हैं, 4 लगा देना। आप देखें कि तकरीबन जो है वो $4.5-5 बिलियन की एलसीज खुली हुई है डिफरेंट, जिसमें 60% टेक्सटाइल है। हमें तो अब ये फिक्र है
कि जो ये हमने इन्वेस्टमेंट किया है ये कम्पिटिटिव एनर्जी पे वो अवेलेबल रहे, उसके अलावा तो हमने गवर्नमेंट से कुछ मांगा भी नहीं है। तो थिंग्स आर लुकिंग अप इन योर सेक्टर, बट वी सी के फिजिकल स्पेस और इन सब में ये सब चीजें हाथ से ना निकल जाएं। But क्योंकि let me just गवर्नमेंट के भी दो मोड होते हैं जी। एक मोड होता है कि जब उनको बहुत जरूरत होती है एक्सपोर्ट की, एक जैसे उन्होंने देखा ये बंदों ने तो 4 बिलियन लगा लिया तो उनकी आंखें जरा ऊपर ऊपर होने लगती हैं कि भाई लग तो गया है, कितने जाना है इन्होंने, तो वो फिर एक होपफुली प्रेजेंट गवर्नमेंट से तो मैं एक्सपेक्टेशन यही है कि ये अपनी पॉलिसीज को रखेंगे। अब फिर अगर कोई नई ये आ जाते हैं तो होपफुली यही रहेंगे, अगर ये नहीं आए। डॉलर की कदर में जो इजाफा हुआ है, रुपए की कदर में कमी आई है, बहुत सारे लोग एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट को इनकरेज किया है। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, मैं आपसे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, आज से 5 साल पहले भी हाँ, बहुत दफा। वो उसमें यह है कि आप डिवैल्यू करते हैं इंपोर्ट कम करने के लिए। आपका इंडस्ट्रियल बेस है, आपका मेरे ख्याल में 12% जो है वो या 13% ऑफ GDP इंडस्ट्री है, तो आपके पास रह गया पल्ले, हर चीज़ तो आप इंपोर्ट करने बैठ जाते हैं, तो वो आपको कर्व करनी पड़ेगी और ये हर वक्त कर्व रहनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपकी इनपुट्स, माइंड यू प्लीज रिमेंबर कि आपका जो कॉस्ट ब्रेकअप है उसके अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन साथ साथ जो है बहुत सारी इंपोर्टेड गुड्स का भी ताल्लुक है जो आपके इस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में, रॉ मटेरियल्स में, इनपुट्स के अंदर क्या कहते हैं आप इस जी? मैं जैसे आपने देखा कि कल CKD गाड़ियाँ, मतलब मुकम्मल गाड़ियाँ जो है वो बैंड की हैं, CBU 6 महीने, CBU ठीक है ना, CBU से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, मतलब वो तो सिर्फ एक दौड़ है, लग्जरी गाड़ियाँ। देखो वो तो फिर अब हो रहा था ना, आपकी नज़रों के नीचे हो रहा था, सब देख रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी। तो आप टेक्सटाइल को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? आप फिर हर लैंड क्रूजर वालों को पकड़े कि भाई तुमने मुल्क को क्या दिया, क्या लेके बैठे हो, कि भाई 4 करोड़ की गाड़ी है, टैक्स भी कच्चे की रसीद बनती है। टेक्सटाइल वालों के पास भी बहुत लैंड क्रूजर हैं, जिसकी भी है, मैं तो किसी को सिंगल आउट नहीं किया, मतलब कंट्री की पॉलिसी है कि भाई आप है, और आपसे मतलब आप 10% देते हैं तो आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कमाई कहाँ से आई, तो 6 करोड़ की गाड़ी लेके घूम लो। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। देखें ये चीज़ें तो खुद देखें, इनके अपने स्टेप्स ही है ना। आप औरतों का मेकअप और कुत्तों का खाना बंद कर रहे हैं, अब पता नहीं कुत्तों से कोई खास कोई दुश्मनी है। और नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी बात होती है वो कोयसार मार्केट के जो अंकल होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं, देखो जी कोयसार मार्केट में कुत्तों का खाना मिल रहा है। सर इससे आगे बढ़ना है ना। अब आप मुझे बताओ CBU गाड़ी जो है वो कितना नुकसान पहुंचा रही पाकिस्तान की मईशत को। कंप्लीटली बिल्टअप यूनिटी कहते हैं ना सर उसको, जिसको अभी बंद किया है। तो आप मुझे बताओ वो आने दे रहे हो आप, कुत्तों के खाने से एतराज है, औरतों के मेकअप से एतराज है। सर ये डाइकॉटमी, ये देखो ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। देखिए ये नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको टेम्परेरी बंद के अलावा आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिन मुल्कों से आप गाड़ियां खरीद रहे हैं अगर वो आपके यहाँ बैन देखेंगे तो उनके यहाँ भी फिर वो लॉबियां आपके अगेंस्ट काम करेंगी कि इनसे हम चीज़ें क्यों खरीद रहे हैं। तो बेसिकली तो आपको अपना एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जी थाईलैंड से बिलियंस ऑफ डॉलर की गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, इंडोनेशिया से हो रही हैं, यहाँ से क्यों नहीं हो रही? यहाँ भी 30 साल हो गए ना, 40 साल तो पूरी बनती ही नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं कभी, मैं तो एग्री करता हूँ आपके साथ। तो आप लोग फोरफ्रंट पे आ जाते हैं ना। देखें हर चीज में टेक्सटाइल वाले माजी में फंसते रहे। इस दफा पहली दफा आप लोगों को आज़ादी मिली, समझ मुझे नहीं आया कैसे मिली, वरना आप लोगों को सबसे पहले जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले आप लोगों के पीछे पड़ती है। पता नहीं इन्होंने क्यों आपके लिए आसानियां पैदा कर दी, मुझे आज तक समझ नहीं। हमें हमारे जो पिछले वजीर खजाना थे ना हमारे, जो पिछली गवर्नमेंट के, पिछली गवर्नमेंट वाले बताएं, पिछले तो पिछली गवर्नमेंट के खुद भी आप मुस्कुरा रहे हो, आपको पता है। उन्होंने आके कहा कि जी हमें टेक्सटाइल चाहिए। जब हमने बात की कि हम कंपैरेटिव नहीं थे ना, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, ठीक है ना, उन्होंने कहा तो हुकूमत ने नहीं, मतलब वैसे उन्होंने बाकायदा उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वी डोंट नीड टेक्सटाइल। अब आप जाए मर जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अच्छे काम करेंगे। तो जब वो आए थे तो टेक्सटाइल का शेयर 33% था एक्सपोर्ट में। नहीं, उन्होंने कहा था कंपैरेटिव नहीं रहे, कंपैरेटिव नहीं रहे। आप मतलब आसान लफ्जों में कि हम कंपैरेटिव, चाहे उनकी अपनी जात ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी कंपैरेटिव नहीं रहे, तो बजाय उन्होंने देखने के क्यों नहीं रहे, किसकी गलती है? हमारी गलती तो नहीं थी कंपैरेटिव नहीं रहना। कंपैरेटिव आपने 3 गुना चीज़ ले ली तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं था। नहीं, वो उनकी जात अकेली तो नहीं थी, इंटेलिजेंशिया उनको फिट कर रही होगी ना, सारी बात। जो मैं तो आप रिजल्ट की बात कर रहा हूँ ना। रिजल्ट ये हुआ कि टेक्सटाइल थी 33%, जब उन्होंने फरमाया कि मैं टेक्सटाइल की ज़रूरत नहीं है। और इंजीनियर साहब भी तो थे ना, इंजीनियर साहब हमारे जो भी थे, गुजरावाला के, वो जो भी है वो नहीं आप अभी नाम ना लें, बेहतर है, इंजीनियर ही बस बेहतर है। तो उसके बाद जब वो गए तो टेक्सटाइल का शेयर 48 हो गया था। तो कैसे हुआ? यानी क्योंकि बाकी चीज़ें उससे ज़्यादा जलील की उन्होंने एक्सपोर्ट की, यानी टेक्सटाइल को तो ख़राब किया ही,
बाकी चीज़ों को उससे ज़्यादा ख़राब किया कि टेक्सटाइल जो गिर के भी 48 हो गई, 48 या 45 थी। तो ये पहली दफ़ा देखा। तो उसका बल्कि किसी ने मुझसे कहा 48 में गए, आए थे तो 33 है, इन्होंने कहा मैं टेक्सटाइल नहीं चाहिए, तो 20-22 होनी चाहिए थी ना, बाकी चीज़ें इतनी बढ़ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड मिला आपको? कंपेटिटिव एनवायरनमेंट तो इन्होंने एनर्जी आके पहले दिन ही दी है। रीजनली कंपेटिटिव हुए हैं? रीजनली कंपेटिटिव दी है, पर उसके साथ जो सिर्फ एक थोड़ा सा इशू है, वो थोड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों ने रिस्क बहुत ले लिया कि 5 साल की पॉलिसी तो आई नहीं। BMR मिला? नहीं, गवर्नमेंट से कोई इश्यूज ऐसे नहीं है, सिर्फ इशू है कंटिन्यूटी। नहीं, फाइनेंसिंग का इशू अब है कि नहीं है? देखिए, फाइनेंसिंग का तो इस तरीके से कि बाद में तो हाइंडसाइट पे तो सब है। बहुत सारे लोग हैं, उनको बैंकों ने कहा आप ले लो, उन्होंने नहीं लिया, बाद में लेने गए, नहीं मिला तो वो री नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। वर्किंग कैपिटल का तो कोई इशू नहीं? नहीं, जनरली एनवायरनमेंट जिसकी, देखिए अब तो प्राइवेट बैंक है, आपकी रेटिंग अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी का है। मतलब अब वो वाले इश्यूज जो पहले आपने हाईलाइट किए थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए? जी देखिए, बैंक तो हमेशा वो है अम्ब्रेला अवेलेबल इन सनशाइन। आपके हालात अच्छे हैं, आपके आगे 4 बैंक होंगे, आपके हालात ख़राब होंगे, आपको कोई पहचानेगा नहीं। ये तो जनरल है, वर्ल्ड वाइड है, कोई नई चीज़ नहीं है। आपको जनरली बैंक फाइनेंस वगैरह सब आसान हो जाती है। अच्छा, एप्टमा वाले खुश हैं, वैल्यू एडिड वाले इतने खुश हैं? वैल्यू एडिड वाले भी खुश हैं। अच्छा, देखिए उसमें सिर्फ उनका मसला है कि जिन्होंने उनके चेहरे के तासुरात फर्क होते हैं, आप लोगों के चेहरे के तासुरात फर्क होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं। उन्होंने, आप ये बताएं कि जिनकी स्पिनिंग और वीविंग और आगे तक है, वो क्यों कंपोजिट है, वो क्यों नहीं है? एक साहब ने कंपोजिट ने बताया देखो मेरा तो नफा इतना कम है। मैंने कहा भाई आपने स्पिनिंग लगाई हुई है और आप एंड प्रोडक्ट बेच रहे हो? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा आपने स्पिनिंग किस लिए लगाई थी? कि जी हैजिंग करने। मैंने कहा भाई जब आपने नफा हैज किया तो वो नफा हैज है, इसका मतलब है आपने इधर भी सट्टा किया ना, आपको नफा तो पक्का होना चाहिए ना, फिर तो हैजिंग का मतलब तो ये। तो ये आपका जो कम हुआ है, तो आपने उधर भी सट्टा किया, इधर भी सट्टा किया, आप दोनों तरफ सट्टे में चले गए। इधर रुई ना लेके सट्टा कर रहे थे, उधर माल बेच के सट्टा कर रहे थे। तो वो सब ऐसा नहीं है। क्रिकेट को आप बीच में क्यों लेकर आ गए? अच्छा नाजरीन, वक्त हमारे पास महदूद है और आगे चारा आप भी समझ गए होंगे आसिफ इनाम साहब, मैं भी समझ गया। आपने सही कहा, दोनों तरफ खेल के मुनाफा कमाना फिर थोड़ा सा मतलब रिस्क होता है। हाँ, उसमें वो यू कैन विन, यू कैन डबल विन हो जाता, डबल लूज हो जाता है। वो एक बड़ा यूनिक, उसको आप गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते ना। बड़ी अहम बात किया आपने। मुस्तकबिल में भी वक्त बड़ी जल्दी आपके साथ जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो पास हो जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम का हमारा वक्त महदूद है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।